हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराए गए सामान्य अध्ययन का पेपर को, जो कि नगर एवं ग्राम नियोजन, जिसको कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नाम से जानते हैं, उस पेपर के तहत जीएस में आने वाले 1 से 50 प्रश्नों को। दोस्तों, आपको पता है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो, जो कि अक्टूबर और दिसंबर महीने में प्रस्तावित हैं, और किसी भी आयोग के प्रश्न पूछने की मंशा को अगर आपको पकड़ना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उस आयोग के द्वारा कराए गए किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न। तो आपको पता है, आपके पीसीएस आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको यूपी पीसीएस के लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी प्रश्न इस साल कराए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पे बारी बारी से करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो स्टॉप नर्सिंग वाला पेपर था वो मैंने कंप्लीट कराया था 2 पार्ट में करके। उसके बाद मैंने आपको कराया था एग्रीकल्चर वाला जो एक एग्ज़ाम था उसका। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, उनको देखें। और आज मैं ये करा रहा हूँ नगर एवं ग्राम नियोजन का पेपर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। ठीक है, इसके 2 सेगमेंट होते हैं। ये पहले में 1 से 50 तक वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न देता है, मैं उन्हीं को आपको कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो ग्राम एवं नगर नियोजन के जो आपके 100 क्वेश्चन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, कि उसमें जीएस का वेटेज नहीं होता। उसमें सवाल पूछे जाते हैं मतलब कंट्री या फिर किसी शहर की प्लानिंग से रिलेटेड, तो उससे आपके एग्ज़ाम में वो सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये पेपर कैसा रहा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि इसमें जो जीएस के पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन से आप उसकी मंशा को समझ सकते हैं, किसकी, आयोग की मंशा को, कि आयोग कैसे सवाल पूछने वाला है। या तो आयोग एज इट इज़ सवाल देखने को मिल जाएंगे। जितने भी 3-4 पेपर मैंने आपको कराए हैं, अगर आप वो सारे पेपर कर लेते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 सवाल एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे उन्हीं पेपर से उठाकर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले वही सारे सेम लोग होते हैं। अब अगर वो क्वेश्चन नहीं भी मिलते हैं तो इसमें जो टॉपिक पूछा गया उन टॉपिक्स को आप कंप्लीटली पूरी तरह से अच्छा तैयार कर लें, ताकि उन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा करके वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको उस न सिर्फ क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं, बल्कि उनके टॉपिक्स को पूरा मतलब 360 डिग्री पे आपको पढ़ लेना उसके बारे में सब कुछ, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन कैसे क्या रहेगा उसके बारे में क्या देखना वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए, इतना जानकारी देना ज़रूरी था ताकि आपको ये भी याद रहे कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन इसने दिया है, कुछ क्षेत्रीय गीत लिखे हैं इसने और इसके उसमें गाए जाने वाले का क्षेत्र लिखा, और आपको बताना है क्या सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बिहू आप सबको पता है वो उत्तराखंड नहीं बल्कि असम का नृत्य है। ठीक है, सॉरी, क्षेत्रीय गीत है, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा चकरी जो है जम्मू कश्मीर का लोकगीत है। लावड़ी महाराष्ट्र में गाया जाता है, आप सबने सुना होगा। सोहर उत्तर प्रदेश का गीत है। ठीक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा इसमें कि बिहू जो है वो उत्तराखंड नहीं बल्कि असम का गीत है। तो इस पहले क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि आपको जितने भी क्षेत्रीय गीत हैं, लोकगीत हैं भारत के या भारत से बाहर के, वो सॉरी भारत से बाहर इन द सेंस यूपी के जितने भी लोकगीत हैं वो याद कर लेने हैं जिले वाइज। ठीक है, अब है नेक्स्ट में आपको बताना है इसमें से क्या सुमेलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, इसमें नदी दी गई है और उसके सहायक नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो साबरमती की सहायक नदी वत्रक है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा है, क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि प्रवरा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसके अलावा सबरी भी गोदावरी की सहायक नदी है और कावेरी की सहायक नदी भवानी है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला सही हो जाएगा कि कृष्णा की सहायक नदी प्रवरा नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको ये ध्यान रखना है अपने पीसीएस और आईओआर के एग्ज़ाम के लिए कि आपको यहाँ पे सहायक नदियाँ याद कर लेनी, खासकर जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, मतलब साबरमती, नर्मदा, इन सब की। ठीक है, फिर बताना है निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतः पर्वतीय पठार माना गया है। तो इसमें जो हमारा तिब्बतियन पठार है वो अंतः पर्वतीय पठार होता है। अब अंतः पर्वतीय पठार, अब पठारों के जितने भी प्रकार हैं वो सब यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने अंतः पर्वतीय पठार दिया है, अब आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में वो अंतः पर्वतीय ना दे करके पर्वतपादी पठार दे दे या कोई और पठार दे दे, उसका एग्जाम्पल पूछ ले। तो आपको पठारों के सारे प्रकार पढ़ लेने हैं और किसका कौन सा एग्जाम्पल है वो देख लेना है। तो अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है? अंतः पर्वतीय पठार वो होते हैं मतलब जो 2 तरफ से कुछ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे होते हैं, इसकी यह डेफिनेशन होती है। तो इसमें जो हमारा तिब्बतियन पठार है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद अरबी पठार आपको पता है, अगर आपको परिभाषा पता होती तो आप लोग इसका आंसर निकाल लेते कि अरब के पठार में वहाँ कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है डेक्कन वाला, वहाँ पे भी नहीं है, और ब्राज़ीलियन पठार में भी कोई
मतलब पर्वत श्रृंखला वैसी नहीं है, तो इसलिए आपका तिब्बतियन पठार हो जाएगा क्योंकि उसके दोनों तरफ पर्वत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहते हैं? सर्व सिद्धांत गुरु किस खगोल शास्त्री कहते हैं? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और लाटदेव। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा लाटदेव। लाटदेव ने पॉलिश एक मैथमेटिक्स की सिद्धांत होती है और रोमन सिद्धांत इसकी व्याख्या करी थी, जिसके कारण इनको कहा गया था सर्व सिद्धांत गुरु। आपके पीसीएस एग्जाम में दे दिया जाएगा कि लाटदेव को किस पदवी से नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें इन्होंने थोड़ा रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो उनको हम मतलब ये आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में CSAT में ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, या इनको ऐसे ही उठा के रख दिया जाएगा। तो इसको मैं आपको लगाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ GS के क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी मैं आपको इसका जो ऑफिशियल आंसर की आई है उससे मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो इसमें आपका 75 आंसर होगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान किस शहर में स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में है। जितने भी भारत के अनुसंधान या संस्थान केंद्र हैं वो सब याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे फिर इन्होंने मैथ का सवाल दे दिया है और वार्षिक ब्याज, वही जो आपके कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट होते हैं उसका वाला क्वेश्चन दिया है। इसका जवाब 8% हो जाएगा। बाकी हम अपने GS के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? अशोक को धर्माशोक किस अभिलेख में कहा गया है? तो ये कहा गया है कुमार देवी के सारनाथ के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में आपको पता है कलिंग युद्ध का जिक्र है, ठीक है। अशोक का जो मास्की का अभिलेख है उसमें अशोक को अशोक नाम दिया गया है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का जिक्र है। फिर यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये वही मतलब कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं और इसका आंसर हालांकि डी हो जाएगा, गुरुवार। अगला हमारा GS का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, ये एकदम सही बात है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है क्योंकि 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं 30 साल होती है इसकी जो न्यूनतम आयु है वो, ठीक है। तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 इज़ राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने के लिए औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये देश हमारा था ईरान। ईरान अब SCO का 9वां मेंबर बन गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि 10वां मेंबर भी एक आ गया है, कौन सा आया है वो आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताएं, क्योंकि इतना तो आप लोग भी करा करिए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हुई हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है। इसमें आपको कालानुक्रम लगाना है, क्रोनोलॉजी सेट करने की, किसके बाद कौन सी घटना हुई। अब आपके UP PCS के एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत पूछने जाने लगे हैं, ठीक है। तो अगर इन सारी घटनाओं को देखें तो इसमें सबसे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद अशोक का कलिंगा के ऊपर आक्रमण हुआ था, ठीक है। और उसके बाद शक संवत का प्रारंभ हुआ था और फिर गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। आपको अगर नहीं भी पता हो ये सीक्वेंस, इस हिसाब से आपका आंसर ए हो जाएगा, 4, 2, 3 और 1। तो आप लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक मौर्य साम्राज्य का था और मौर्य के बाद ही गुप्त साम्राज्य आएगा, ये आपको पता होगा। यानी 2 के बाद 1 आएगा। अब 2 के बाद 1 किस में 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। और जो शक संवत का प्रारंभ किया था किसने? कनिष्क ने, और कनिष्क भी गुप्त संवत से पहले आया था। तो 3 के बाद, और कनिष्क जो था वो अशोक के बाद आया था। 2 के बाद तीसरा आएगा और तीसरे के बाद पहला आएगा, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये सारे लोग आए हैं, अशोक, बिंदुसार वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले सिकंदर, आपको अगर एग्जैक्ट डेट नहीं याद है तो ऐसे भी आंसर निकल आएगा कि सिकंदर ने आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे पहले, तो चौथा वाला हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन बचेंगे आपके। अब इसके बाद दूसरा, इसमें भी दूसरा, इसमें भी, तो इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। फिर इसमें देखा जाए अगर पहले और तीसरे में, तो चूंकि शक संवत कनिष्क पहले आया था और गुप्त साम्राज्य बाद में शुरू हुआ था, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई बार आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता होती, पर कुछ कॉमन सेंस से आंसर निकल आते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? बहुत इस टाइप के सवाल अगर आपको आ रहे हो तो करिएगा, वरना एग्जाम में आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कीम पूछ लेता है कि एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको अगर इसका आंसर आ रहा हो। हालांकि इस आंसर को आप रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। सिल्वर कॉपर सल्फेट के घोल से कापर को विस्थापित करता है, ये गलत है,
ठीक है। अगला है मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है, ये एकदम सही है। इसके अलावा ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है और ये वाला भी गलत है। तो इस स्टेटमेंट को जो कि ये सही है इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अगला हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें हालांकि आंसर हमारा 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बैलाडेला की खान निम्नलिखित में से किस के प्रसिद्ध है? तो लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बैलाडेला की खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पड़ती हैं? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला मगर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है NFSM, राष्ट्रीय NFSM मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया और जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो ये आपको बताना है सही है नहीं थी, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर है NFSM 28 राज्यों के 663 जिलों में 2014-15 से लागू है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। तो आपको जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्शन रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हमारा देश है सूरीनाम। सूरीनाम ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं, आपको याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में निम्नलिखित कृषि उत्पादों को उसके अंश के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। यानी कि ये जो हमारी मसाले, कॉफ़ी, चावल और तंबाकू दिए हैं, भारत का जो कुल कृषि निर्यात रहा है, ठीक है, उसमें उनका घटता हुआ क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या भारत ने निर्यात किया? तो वो सबसे ज़्यादा आप सबको पता है चावल भारत निर्यात करता है, तो नंबर 1 पे चावल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत ने मसाले निर्यात किए हैं और फिर चौथे नंबर पर भारत ने तंबाकू निर्यात किया है और कॉफ़ी सबसे कम निर्यात की है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। ओवरऑल आपको याद रखना है कि चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किए हैं, उसके बाद भारत ने मसाले निर्यात किए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार लगाना है। एक कालक्रमानुसार आप बहुत पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी इनकी, ठीक है, किसके बाद कौन सा हुआ था, ठीक है। तो अगर इसमें देखें मुजफ्फरनगर विद्रोह, सहारनपुर विद्रोह, बागपत और अलीगढ़ विद्रोह, तो इसमें सबसे पहले हुआ था बागपत विद्रोह, उसके बाद हुआ था मुजफ्फरनगर विद्रोह, फिर हुआ था हमारा अलीगढ़ विद्रोह और फिर सहारनपुर विद्रोह। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 43 मीटर। तो ये मैं मैथ वाले क्वेश्चन इसलिए सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ ऑफिशियल थे, ताकि आप लोग अगर क्वेश्चन लगाएं तो आपका आंसर अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको सुधार कर लें। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक BCCI की वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 के मध्य अधिकतम कमाई कहाँ से है? वो आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। जो हमारी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है भारत सरकार, मतलब भारत सरकार की तरह प्राइवेट बोर्ड है, उसकी जो ओवरऑल कमाई होती है उसमें जो अधिकतम कमाई होती है उसके मामले में कौन सा सही नहीं है वो आपको लगाना है। तो इसमें जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से निधि अनुदान मिलता है ये गलत है, ये गलत है, यानी कि ये यही सही है, क्योंकि आपको सुमेलित नहीं सही बताना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ICC के राजस्व में भागीदारी सबसे ज़्यादा BCCI की है, प्रायोजन सौदे से सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, मीडिया राइट्स बेच के बहुत पैसे कमाती है, लेकिन भारत सरकार का जो युवा एवं खेल मंत्रालय है वो जितना पैसा देता है या नहीं देता है वो BCCI की ओवरऑल कमाई से मायने नहीं रखता है। अगला हमारा साइंस का क्वेश्चन है, इसमें भी बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एड्रिनल ग्रंथि से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ लिखी हुई हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स निकलता है, ये एकदम नामक हार्मोन्स निकलता है, ये सही है। वृषण से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकलता है, ये गलत है क्योंकि ये वृषण से नहीं निकलता है। बाकी पैराथायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से सोमेट्रोटॉपिक हार्मोन निकलता है, ये भी सही है। आपको ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी निकल रहे हैं इनको रट लेना है। बाकी ये हार्मोन्स नहीं निकलता है तो कहाँ से निकलता है, फिर वृषण से कौन सी हार्मोन्स निकलता है, वो सब बना लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही उठा करके बना दिया जाएगा और वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा B नंबर 28। फिर हमारा निम्न में लिखित में से गर्म महासागर धारा कौन सा, महासागर की कौन सी धारा गर्म है? तो इसमें जो हमारी उत्तरी अटलांटिक धारा ये गर्म है, इसके अलावा लेब्राडोर की धारा, कैनरी धारा, ये दोनों की दोनों शीत धारा है। फिर है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो पुरस्कार और जितने भी अवार्ड वगैरह होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने जॉर्जी गोस्पोडिनोव
इनको 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला था और ये इनकी पुस्तक आई थी द टाइम सेल्टर इसके लिए दिया गया था, ठीक है। फिर है अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, तो ये हुआ था कानपुर में। फिर हमारा ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो -3 होगा। अगला देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब का, ये भी आपकी फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल दे दिया। अब आपका पीसीएस आयोग क्या करने लगा, एक आध क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल वाले देने लगे हैं। हालांकि इसका मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा 50 वॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी वॉट और ये इस टाइप वाले क्वेश्चन हैं आपके फिजिक्स में, ये रट लेने हैं, रेडी कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मिनट इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से मिलती है। भूटान लिखा है, गलत लिखा है। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है ये बताना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है जो दार्जिलिंग वाला ऊपर का एरिया है, इसके अलावा सिक्किम की तो लगती है, लेकिन जो मिजोरम की सीमा है वो भूटान से नहीं लगती। आपने थोड़ा सा भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखा तो आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थान दिए गए हैं, उनकी स्थापना वर्ष दिया गया हो और आपको मिलान करना किसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो हमारा भारत खंडीय संगीत संस्थान है सबसे पुराना यही है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में स्थापित हुई थी और भारतेंद्र नाट्य अकादमी जो है वो लेटेस्ट है 1975 में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 आमने सामने दे दिया गया है। फिर है बजट से हमारे क्वेश्चन आ गया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 है तो कितनी धनराशि आवंटित की थी। पुराना बजट का पूछ लिया तो वो 50,000 करोड़ रुपए की थी। आप लोग इसको याद रखेंगे या फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पुराने बजट के कोई नहीं याद करता है। आप लोग लेटेस्ट बजट याद करके जाइएगा रेडी करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ संस्थान दिए गए हैं, उनके स्थान दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ये एकदम सही है। कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित नहीं है, ये दिल्ली में है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है, एकदम सही है। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है, शक्कर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में क्या निकलता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा कि एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बाकी केवल न्यूट्रॉन संख्या बदलती है, गलत है। केवल प्रोटॉन बदलता है, ये भी गलत है। न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बदल जाती हैं, ये भी गलत है। ओवरऑल याद रखना है कि एक नाभिक से जब गामा किरण निकलती है तो उससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता है। तो वो जीता है हमारे प्रार्थना थोम्बरे ने, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपको पता है, स्पोर्ट वाला करंट अफेयर्स आप लोग रेडी करके जाएंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन अब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह डॉक्टर वी.डी. कुरियन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, एकदम सही बात है। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये भी सही बात है। दोनों के दोनों ही सही हैं, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम सवाल आपको आपके पीसीएस एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम आंसर आपको बता देते हैं। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, यानी कुछ और आंसर आएगा। नेक्स्ट ये फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया गया है। हालांकि ये जो न्यूटन के जो फार्मूले थे, गति के 3 नियम, उसी से ये लगेगा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीएस का कि वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मेहता कांग्रेस के नाम से। 1908 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका मेहता नाम से जानते हैं, क्योंकि फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पे फिर संख्याओं के प्रतिरूप पर विचार करना है, आपको बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि जिसकी सीमा किसी समुद्र या सागर से नहीं लगती है, तो वो है बेलारूस। इसके अलावा जर्मनी की लगती है, बेल्जियम और पोलैंड की भी लगती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म या स्थूल आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है। तो वो हमारी कौन सी संस्था है, वो है IISc पुणे, ठीक। IISER पुणे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
ये चूँकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है करंट की है, तो इसको आप लोग ऐसे रटिएगा। फिर है निम्नलिखित राज्यों को बनाने के लिए सही कालानुक्रम की पहचान करिए, यानी कि कौन सा राज्य कब बना उसको कालानुक्रम लगाना। तो इसमें सबसे पहले आपको पता है भारत में प्रांतीय और भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो 1957 में 56 में आप सबको पता है आंध्र प्रदेश बना, तो सबसे पहले यही हो जाएगा। अब जैसे ही आपको ये पता होगा तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो राज्य बना था वो बना था हरियाणा 1966 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फिर बना था हिमाचल प्रदेश। लास्ट में आपको पता है 1975 में सिक्किम बना था, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ लोकगीत दिए हैं और किस क्षेत्र के हैं ये बताना है आपको। जो चैती लोकगीत है वो रोहेलखंड का नहीं है, यही गलत है। इसके अलावा कजरी जो है वो अवध में गाया जाता है, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है और आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है फिर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो ODOP चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके तहत किस जिले में क्या उत्पाद चुना गया है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो संभल जो है वो पुदीना संभल के लिए चुना गया है। मैनपुरी का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो लहसुन है। ललितपुर का टमाटर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। प्रयागराज का अमरूद है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर बताना निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। पशु दिया गया है, उसकी प्रजाति दी गई है, तो मारवाड़ी जो प्रजाति वो भेड़ की होती है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि मारवाड़ी भेड़ की प्रजाति नहीं होती है। बाकी इसके अलावा मुर्रा बकरी की प्रजाति होती है, बर्बरी बकरी की प्रजाति होती है, सॉरी मुर्रा भैंस की प्रजाति होती है और बर्बरी बकरी की होती है, और गंगा तिरी जो है वो गाय की प्रजाति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, मारवाड़ी भैंस की प्रजाति नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें आप कूट दिया गया है, इसमें बताना है आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सूती वस्त्र केंद्र दिए गए और राज्य दिए गए हैं, बताना है क्या सही सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा पड़ता है आपके राजस्थान में, ठीक है, तो भीलवाड़ा जो है वो राजस्थान में पड़ता है, एकदम सही है। सांगली महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी सही है। इसके अलावा हिसार मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, ये हरियाणा में पड़ता है, और फगवाड़ा पंजाब में पड़ता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल के प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं और उनमें से कौन सा अम्ल निकलता है, उनके नाम दिए गए, आपको मिलान करना, ठीक है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। आप सबने पढ़ा होगा कि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, चूँकि दूध से ही दही बनता है तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होगा। फिर चींटी का जो डंक है उसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है आपके ऑक्जेलिक एसिड और सेब में आपके मिलता है मैलिक एसिड, ये आपको पता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था, तो वो आसफ जाह फर्स्ट था, आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो कि आपके जीएस के क्वेश्चन थे, और चूँकि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, चूँकि बहुत ईजी थे, जैसे साइंस वगैरह वाला क्वेश्चन ऐसे हैं, इससे आपको आपके पीसीएस और आरओआर में क्या डोमेन रहने वाला है क्वेश्चन का वो पूछा जा सकता है, ठीक है। इन्हीं सब टॉपिक्स को आप लोग ज़रूर रेडी करेंगे। इसके अलावा मैंने जो आपको नर्सिंग स्टाफ जो कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम आयोग ने कराया है वो भी कराया है पेपर, और एक एग्रीकल्चर का पेपर जो हुआ है अभी इसी साल में, अभी सब 1-2 महीने के अंदर हुए हैं, ठीक है। ये वाला जो एग्ज़ाम है ये 30 जून को हुआ था लास्ट में, अभी 2024 में, तो वो सब भी पेपर करा दिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो पेपर जा करके ज़रूर देखें। उसके अलावा बाकी इन सारे पेपर्स की अगर आप ये वाला पूरा का पूरा ऐसे ही पेपर चाहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप लोग अगर इसकी आंसर की चाहते हैं ऑफिशियल, वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं अपने टेलीग्राम पे अभी डाले दे रहा हूँ ताकि आप वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक मैं और आपको PDF डालूंगा इसी की, उसमें इन सब के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी ये सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं कि नगर एवं ग्राम नियोजन का है, तो इससे चूँकि पेपर टोटल इंग्लिश में होता है और इसमें टोटल वही फैमिली नहीं बल्कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीएस वाला पार्ट देखना है, वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपीपी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स दे रहे हैं और आरओआर प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो मैं आपको करा रहा हूँ इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 50 से 100 टॉपिक पीसीएस के लिए, उनके लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके उन टॉपिक्स को भी ज़रूर करें। आपके एग्ज़ाम में जीएस में 80 to 90% क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आने हैं। उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट 2012 से लेकर के 23 तक के PYQs कराए हैं, किसके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। उसमें मैंने आपको बताया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट लेना है, आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसको छोड़ना है, किस क्वेश्चन को किसको
पकड़ना है, करना है, कैसे करना, वो सब ट्रिक्स वगैरह मैंने उसमें बता रखी है। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वो सब जा करके आप लोग देखें। आप पेपर को टाइम कम बचा तो जल्दी ये सारी चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे इस टाइप का कोई भी देना हो, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि वही आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी दिला देगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।